बैलेंस डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। लो कैलोरी खाना मतलब हेल्दी खाना, तो क्या कैलोरीज ही सब कुछ है? मसल लूज़ करने का मतलब है आपको ये जो घुटने में दर्द, कंधे में, पीठ में ये दर्द होता है, ये क्यों होता है? मसल वीकनेस, मतलब वहाँ से मसल जा रही है जो कि आपने ध्यान नहीं दिया वेट लॉस करने के चक्कर में। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है और क्या ये हर एक के लिए बेनिफिशियल है? जहाँ आपको डिहाइड्रेशन होता है ना, तो वहाँ पे भी शुगर क्रेविंग आ जाती है। सो गोइंग सॉल्ट फ्री इज़ अ बैड आइडिया। हाय, मैं हूँ चिन्मय और आप देख रहे हैं हेल्थ की बात ओनली माई हेल्थ के साथ, जहाँ हम हेल्थ से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बहुत सारे मिथ्स को डीबंक करते हैं और इन प्रॉब्लम्स के आसान सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो हैं वेट लॉस, फिटनेस, डाइट, PCOS और स्ट्रेस ईटिंग के बारे में। और इन मुद्दों पर आज हमारे साथ में बात करने वाली हैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच, मास्टर फंक्शनल ट्रेनर और कस्टमाइज्ड डाइट प्लानर मितुषी अजमेरा। मितुषी ने सैकड़ों लोगों को सिंपल और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से ट्रांसफॉर्म किया है। आज वो हमारे साथ में जुड़ रही हैं कुछ मिथ्स को बस्ट करने के लिए और रियल सॉल्यूशंस देने के लिए। सो बिना किसी देरी के आइए उनका स्वागत करते हैं। मितुषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। मितुषी, आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, बहुत सारे मिथ्स को डीबंक करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने खुद अपना ऑलमोस्ट 30 किलो के आसपास आपने खुद वेट लॉस किया है। सो मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से अपना 30 kgs वेट लॉस किया, आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या एक्सरसाइज करी, क्योंकि पर्सनल स्टोरी जो होती है, अब इसके साथ साथ आपने क्या मिस्टेक्स भी करी। सो आप अपने वेट लॉस के सीक्रेट्स हमारे व्यूअर्स के साथ में प्लीज़ शेयर करिए। बिल्कुल। सो मैं 87 kgs पहुंच गई थी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बाद में। तो ऑफ कोर्स पता था वज़न तो कम करना है। तब ये लगता था कि खूब एक्सरसाइज करो और कम खाओ तभी वज़न कम होगा, इतना तो पता था कि कुछ होता है कैलोरी डेफिसिट, वो करना पड़ा। तब मैं कोच नहीं थी। दिस इज़ सम 16 ईयर्स बैक, 15-16 ईयर्स बैक। तो काफ़ी एक्सरसाइज करती थी, 2-2 घंटा, 2.5 घंटा। पसीना देख के अच्छा लगता था, ऐसा लगता था बड़ी मेहनत करी है। और फिर आके एक्सरसाइज के बाद 2-3 घंटा कुछ नहीं खाती थी कि सारा काम वेस्ट ना हो जाए। और ऐसे करके मतलब कैलोरीज देख के खाती थी। अच्छा, ये बिस्किट में ना 30 कैलोरी होती है, ये खा लेती हूँ। तो ऐसे कर के ठीक है, 1.5 साल में मैंने काफ़ी एक्सरसाइज करके थोड़ा डाइट को ध्यान रख के मैंने वज़न कम कर लिया। करीबन 20-25 किलो वज़न कम हो गया था। लेकिन 1.5 साल के बाद मैं सुबह उठी तो मेरी ये ना बैक बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी थी। समझ नहीं आया क्या हुआ था, कि मतलब सोते सोते कैसे बैक में कुछ हुआ है। पर चलो, मैं सोचा एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा, चले गई वही एक्सरसाइज करने। जब तक दोपहर हुई तब तक तो मतलब मैं एक कदम भी रखूं तो पूरी बॉडी में करंट चलता था, ऐसा हो गया था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ठीक है फिजियोथेरेपी वगैरह बता दी। वो टाइम था तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है जो मुझे नहीं पता, डॉक्टर नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर बोले अच्छा बस ध्यान दो, आपने कुछ कर लिया होगा। ग्रेड 2 मसल इंजरी थी। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, आई सेड कुछ करती हूँ। और चांस की बात है, मैंने ना उस वक्त पिलाटेस टीचर ट्रेनिंग सीखी ही थी। सो आई सेड ये पिलाटेस सीखा है, अब इसी से ही अपनी बैक हील करनी है। अपनी एक्सरसाइज करके बैक हील करी। वहाँ से फिर पिलाटेस करते करते जब क्वेश्चंस और आने लगे दिमाग में, तब मैं फ़िटनेस ट्रेनिंग में आई, न्यूट्रिशन समझी। ये सब करने पर तकरीबन मुझे 1 साल बाद मेरे क्वेश्चन का जवाब मिला कि क्या गलती करी थी मैंने। तो द मिस्टेक्स आई मेड कि ये सोचना कि एक्सरसाइज ज़्यादा करो वज़न कम करने के लिए। मैं 2-2, 2.5 घंटा करती थी। सो दैट वाज, आई वाज ओवर डूइंग। सेकेंड, देन नॉट सपोर्टिंग इट विद गुड न्यूट्रिशन। खाने पे ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ कैलोरीज पे देखती थी। तो खाने से मेरा मतलब है एक्सरसाइज के बाद 2 घंटा नहीं खाया, ये डर से कि अरे जो मेहनत करी है वो वेस्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज के टाइम पे जो स्वेट आता था ना, उससे किक मिलता था कि हाँ स्वेट है मतलब अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छा फैट बर्न कराए। मिसकंसेप्शंस।
थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने उस वक्त नहीं ध्यान दी वो था प्रॉपर प्रोटीन इंटेक। अगर प्रोटीन इंटेक में ध्यान दे लेती तो जो मेरी बॉडी फैट बर्न कर रही थी उसके साथ मसल बर्न नहीं करती। तो माई बॉडी वॉज ऑल्सो burning muscles. So I was losing muscle. That is why I ended up with a back injury. It was muscle tear, right? अब फोर्थ चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी थी, मैंने मेरा विटामिन डी का ध्यान नहीं रखा था। विटामिन डी भी अगर ऑप्टिमम लेवल पे रहता है तो वो भी बहुत अधिकतर आपको अपनी मसल इंजरी से बचा लेता है। अगर विटामिन डी नहीं हो तो आप ये कह सकते हो कि योर मसल्स आर नॉट हाइड्रेटेड। तो वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से मसल्स में जो टाइटनेस आती थी उसकी वजह से, दैट इज़ वाई इन मिडल ऑफ द नाइट इन माई स्लीप दैट डिड दिस टीयर हैपन। ऐसा तो नहीं मैं कुछ हैवी उठा रही थी जो यूजुअली लोगों को होता है, आपको सोते सोते हुआ। सो इन फैक्ट यू कैन से दीज वर द मिस्टेक्स आई मेड एंड आई वुड से ये मिस्टेक्स आपके ऑडियंस ना करें, जो भी ये देख रहे हैं कि ये मिस्टेक्स ना करें। जब वेट लॉस पे हो तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देइए। जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, क्योंकि लोग ना अपने मिस्टेक्स को नहीं बताते हैं, छुपाते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं अपने स्वेट को, अपने एक्सरसाइज को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट का ध्यान रखें, आप हाइड्रेशन, नींद का भी ध्यान रखें, विच इज़ वेरी वेल सेड। ये तो आपने अपनी पर्सनल मिस्टेक्स के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखते होंगे जो मिस्टेक्स करते हैं वेट लॉस के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को उन गलतियों के बारे में भी बताएं। सबसे बड़ी गलती, ये मैं कहूँ आम इंसान नहीं, मैं ट्रेनर्स को भी ये गलती करते हुए देखती हूँ आज, वो है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस को हाईलाइट करना। जब तक अच्छे से बॉडी, जैसे ना किलर वर्कआउट जिसको कहते हैं, वो ना करो तब तक उनको लगता है हमने एक्सरसाइज ही नहीं करी। दैट इज़ नॉट राइट। आपको मॉडरेट रखना होता है। आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, मॉडरेट भी करनी पड़ती है, लो भी करनी पड़ती है, ताकि बॉडी रिकवर कर सके। यही तो गलती मैंने करी थी कि मेरे को लगता था ज़्यादा पसीना मतलब ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज, ज़्यादा फैट बर्न हो रहा है, विच इज़ नॉट राइट। बिकॉज बॉडी भी आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप रेस्ट करते हो, रिकवर करते हो, तब बॉडी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप ज़्यादा ही इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते रहोगे तो बॉडी आपको रिपेयर नहीं कर पाती है, उसका टाइम ही नहीं मिल पाता है बॉडी को। तो हाई इंटेंसिटी के साथ मॉडरेट और लो इंटेंसिटी भी रखनी चाहिए वीकली, ताकि बॉडी रिकवर कर सके। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ वो ये है, ज़्यादा एक्सरसाइज करो, इट्स सेड मूव मोर ईट लेस, एक्सट्रीम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू मूव मोर यू शुड ईट मोर ऑल्सो। तभी तो आपकी बॉडी जो आप को हील, तभी तो आपको रिपेयर कर पाएगी। नहीं कर पाएगी तो इंजरी तो ऐसे ही हो जाती हैं। सो दैट इज़, दीज आर द टू थिंग्स विच आई सी ऑफ्टन पीपल डूइंग। ओके, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं मितुषी जो शायद अकेले रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर किसी को खाना बनाने को आप बिल्कुल मन ना करें, तो ऐसी क्या 3 हेल्दी चीज़ें होंगी जो आप सजेस्ट करेंगे जो बिना कुकिंग के साथ भी चल जाएंगी? मैं कहती हूँ, जैसे मैंने अपना पॉइंट पे बोला था कि प्रोटीन पे ध्यान दो, तो है ना, हम लोग की यूजुअली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सबके अच्छे हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। जहाँ पे आती है स्नैक की, यहाँ जहाँ कहीं आप मील मिस कर रहे हो, बिज़ी हो, लेट उठे हो, जल्दी से भागना है, मैं ये कहती हूँ एक बस कटोरा दही का उठा लो और भागो। अब उसको चाहे अपने टम्बलर में डालो, दही को बॉटल में डालो, पानी थोड़ा डाल के शेक कर लो, नमक मिलाना है मिला लो, आपकी छाछ बन गई। वो तो प्रोटीन जब आप रेगुलरली खाते रहते हो ना, तो प्रोटीन इज़ दैट न्यूट्रिएंट जो आपको टाइमली बार बार लेना होता है। कार्ब्स और फैट्स आप एक बार लेते हो चल जाता है, लेकिन प्रोटीन टाइमली चाहिए होता है। तो प्रोटीन पे ध्यान दो। तो दही तो मैं कहती हूँ सबसे ईजी स्नैक होता है। लोग ये सोचते हैं कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। येस, ऑफ कोर्स दे आर रेडिली अवेलेबल, न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, वो भी आप खा सकते हो। फिर सैलड, मैं कहूँगी आप वही दही लो और वेजिटेबल स्टिक्स बना लो, या वेजिटेबल ऐसे ही ले लो, गाजर को दही के साथ लगा के एज अ डिप बना के खा सकते हो। सो ये एक चीज़ हो जाती है। फिर भुना चना,
रेडीली अवेलेबल होता है, घर में रखिए। भुना चना है, और कई सिटीज़ में सोय भी मिलता है, भुना हुआ जो सोयाबीन्स होती हैं ड्राइड, वो भी आप रख सकते हैं। ये दीज कैन वर्क एज स्नैक्स। और ये भुना चना वगैरह तो क्या होता है, पानी जब आप पीते हो तो पेट में जाके थोड़ा स्वेलअप भी होता है, राइट? तो उससे यू फील फुल ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो छाछ आपका, अब मैं छाछ का मतलब ये नहीं है कि आप 1 चम्मच दही लो और उसमें खूब सारा पानी मिला लो। मैं तो कहती हूँ आप पूरा 1 कटोरा दही लो और उसमें थोड़ा पानी मिलाओ, ताकि पेट भरा हुआ रहता है प्रोटीन से। So these are some few easy things that one can do without cooking. Okay. और जैसा आपने कहा कि आजकल लोग भाग रहे हैं, तो बहुत लोग जो हैं भागने के साथ साथ, क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो चुकी है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आई विल नॉट से एंग्जाइटी, स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जो सब में है। और लोग स्ट्रेस में, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा खा जाते हैं, वो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें? देखिए, इसमें ना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस क्यों होता है, और स्ट्रेस जब होता है तो क्रेविंग्स क्यों बढ़ती है, लोग क्यों ज़्यादा खाते हैं। जब स्ट्रेस होता है तो देयर इज़ अ हार्मोन कॉल्ड कोर्टिसोल, वो ऊपर आता है। जब बॉडी इज़ नॉट एबल टू हैंडल दैट हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, बॉडी भी आपकी हंगर इग्नाइट करती है, शुगर क्रेविंग देती है। तो उससे क्या होता है, क्यों? ताकि थोड़ी शुगर आएगी या खाना, कार्बोहाइड्रेट अगर ब्लड में आया तो इंसुलिन आ जाता है। इंसुलिन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोर्टिसोल। अगर कोर्टिसोल ज़्यादा है, अगर आप शुगर खा लोगे, इंसुलिन खा लोगे, तो कोर्टिसोल सप्रेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब स्ट्रेस हो आप मीठा खाइए, नहीं, दैट्स बॉडीज वे ऑफ डूइंग, बट इट इज़ नॉट हेल्दी दैट यू ईट चॉकलेट्स। इसके लिए क्या करना चाहिए? बॉडी लाइक्स डिसिप्लिन। हम लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ स्कूल्स में ही होना चाहिए, रेजिमेंटेड लाइफ। आई वुड से अगर आपको हेल्दी होना है, डिसिप्लिन अगर आप हो जाओगे तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। डिसिप्लिन से मतलब है कि आपका खाने का टाइम भी सेट हो, कि हाँ, हम उठते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं इस टाइम पे। सपोज़ आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में काफ़ी लंबा गैप है, तो ठीक है, एक बीच में बटर मिल्क वाला स्नैक हो जाता है। फिर इवनिंग में आप कुछ खाते हो। जब आप मॉडरेट खाना, अच्छा रियल खाना जब दिन में स्प्रेड आउट करते हो, तो आपकी शुगर लेवल्स स्पाइक और ड्रॉप नहीं होते हैं, ठीक है, सस्टेन्ड रहते हैं। तो आपका जो स्ट्रेस भी है ना, वो इतना बढ़ता नहीं है। जब शुगर बिल्कुल ऊपर आ जाती है तो आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो, शुगर नीचे आती है, हंगर होती है, चिड़चिड़ा हो जाते हो। चिड़चिड़ापन, नेगेटिव थॉट्स, और ये सब स्ट्रेस के ही चीज़ें हैं, ये स्ट्रेस बढ़ाते हैं। तो अगर डिसिप्लिन रह के अपना खाने को दिन भर बैलेंस करके चलते हो, तो आप उस सिचुएशन में ही नहीं आते हो कि आप इतने ज़्यादा भूख लग जाए कि जो मिला वो खा लिया। अगर टाइम से खाओगे, जितने भी फिटनेस प्रोफेशनल्स होते हैं या जो भी फिटनेस में होते हैं, आप उनको देखोगे, उनका रेजिमेंटेड लाइफ होता है कि इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है। तो उससे क्या होता है, पेट भरा होता है ना। तो मेरा पेट भरा है, आप मेरे सामने समोसा ले आओगे, मेरे को समोसा बहुत पसंद है, लेकिन मैं वो नहीं खाऊंगी क्योंकि पेट भरा है। लेकिन अगर मुझे भूख लगी है, मेरे सामने जो चीज़ मुझे थोड़ी सी पसंद है, जैसे चिप्स मुझे कम पसंद है, चिप्स ले आओगे, शायद मैं वो खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, क्या आप पेट भरा रखें अच्छे खाने से अपना। वेरी वेल सेड, क्योंकि ये आई थिंक हर कोई करता है कि जब भूख लगी होती है तो जो सामने दिख जाए। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, कि जब भूख लगी होती है ना, तब हमें अनहेल्दी खाने का ज़्यादा मन करता है कि हम वो खा लें जो भले शरीर के लिए अच्छा ना हो, बट हमारे टेस्ट बर्ड्स के लिए अच्छा लगता है, वो हम और खाते हैं। यू एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो क्रेविंग्स होती है ना, जब क्रेविंग्स होती है ना, तो सॉल्ट और शुगर की क्रेविंग्स होती है। फिर आपका मन नहीं होता है कि मुझे थोड़ी सी भी जो चीज़ कम पसंद है, ऐसा लगता है पहले तो ये नमकीन खा लूँ, फिर सोचेंगे आगे। तो इसीलिए ऐसे सिनेरियो, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ही खाने में भी अगर हम डिसिप्लिन लाएं, हमारी एक इंटरनल क्लॉक होती है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो डॉक्टर ये बोलेगा आप है ना इस टाइम पे हमेशा पॉट पे बैठो, बॉडी को एक सिग्नल मिलता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज योर बॉडी अंडरस्टैंड्स दीज थिंग्स। आप डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जब आप खाने के टाइम से खाते रहेंगे, बॉडी को भी एक मिलता है कि हाँ 2 बजे के आसपास खाना मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है।
So body understands that. So what you do is how you talk to your body. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी एक इंसान के पास में जो है सिर्फ 15-20 मिनट हैं वो निकाल सकता है जिसके लिए वो अपनी फ़िटनेस और वेलनेस पे ध्यान दे सके, तो वो उस उतने 15-20 मिनट में किस तरीके से एक ऑप्टिमाइज्ड तरीका कोई या कोई प्लान है आपके पास में, तो प्लीज़ आप वो बताइए। चांस की बात है, यही मैंने अभी रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। अगर हफ्ते में आपके पास 20 से 25 मिनट है, हफ्ते में, हर दिन या सिर्फ हफ्ते में? हफ्ते में, सपोज अच्छा। एक दिन 20 से 25 मिनट है, तो आप वो एक्सरसाइज करो जिस पर रिटर्न ज़्यादा मिलता है। कौन सी? आपको सबसे पहले शुरू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही करिए, हमेशा वेट ट्रेनिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए हर चीज़। तो नंबर 1 पे हमारा वेट ट्रेनिंग आता है, तो मैं उसमें बोलूँगी आप डेडलिफ्ट और स्क्वाट करना सीख जाओ। ये कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, इन पे जितना आप टाइम देते हो उसका रिटर्न उतना ही मिलता है। अपर बॉडी में आप एक बेंच प्रेस कर लो या पुशअप्स ले लो, पुलअप्स ले लो, बैंड्स लगा के, अगर थोड़ा शुरू में डिफ़िकल्ट है तो बैंड्स लगा के आप पुलअप्स वगैरह कर सकते हो। ये 4 एक्सरसाइज कर लो आप 15 से 20 मिनट में। अगर हफ्ते में आपके पास 2 सेशंस हैं ऐसे 15 से 20 मिनट के, राइट, तो इन्हीं चीज़ में आप और ऐड कर लीजिए। जैसे एक रोटेशनल मूवमेंट ले आए, एक जो हम पहले क्या था वो वर्टिकल पुल था, फिर हम हॉरिजॉन्टल पुश और पुल पे आ जाते हैं। थर्ड डे भी आपको 15 से 20 मिनट मिल जाता है, तब आप डाल सकते हो HIIT। अब इसमें कार्डियो फॉर्मेट भी आ गया, तो कुछ भी एक्सरसाइजेस हाई इंटेंसिटी में आप 15 से 20 मिनट वो कर सकते हो। ये 3 दिन भी आपको मिल जाते हैं तो बहुत होता है। अब जैसे जैसे आपके पास टाइम है, 4th अगर डे भी मिल जाता है 15 से 20 मिनट का, अब 4th डे पे आप अपनी पसंद की चीज़ कर लो। जैसे योगा पसंद है, पिलाटेस पसंद है, या लाइट रनिंग पसंद है, डांस पसंद है, ये कर सकते हो, राइट। और फिर तो जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम उस हिसाब से कर सकते हो। ओके, आप मुझे एक बात बताइए कि रात के बाद अगर कुछ भी खाओ तो वो फैट बन जाता है, ये स्टेटमेंट क्या एक्चुअल में एक स्टेटमेंट है या सिर्फ डराने वाला डायलॉग है? 100% सिर्फ डराने वाला। देखिए, इवेंचुअली फैट कैसे बनता है हमें ये समझना है। फैट बॉडी तब स्टोर करती है जब कैलोरी एक्सेस होता है। अगर आपकी कैलोरी मेंटेनेंस यहाँ पे है सपोज 1200 पे, अगर आप 1100 खाओगे तो कैलोरी डेफिसिट हो गया, आप वज़न वेट लूज़ करते हो। अगर 1300, 1400, 1500 हो गया तो वो एक्सेस है, तो वो गेन करोगे। तो पहले तो पूरा दिन का कैलोरी मैटर करता है कि आप कैलोरी मेंटेनेंस में हो या एक्सेस में हो। एक्सेस में तो हो तो किसी भी टाइम का खाना आपका गेन करेगा। बट एक जो चीज़ हमें समझनी होती है, ये कहाँ से आया? ये होता है, देखो हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम काम करने के लिए उठते हैं, सोने के लिए नहीं उठते। तो हमारी कैलोरी बर्न की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि अपन कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग, एक तो होती है बैठे बैठे आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हो, वो सोते हुए जो इतनी बर्न करोगे पूरा दिन भर का सेम रहता है, वो हो गया मेटाबॉलिज्म, BMR। फिर होता है एक्टिविटी रिलेटेड, सुबह आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो कैलोरी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए आप ज़्यादा खा सकते हो। रात में जब हम डिनर करते हैं तो मैं ये कहूँगी फ्रॉम डाइजेशन स्टैंड पॉइंट आप 1-2 घंटे का गैप रख लो तो अच्छा है कि खाना डाइजेस्ट हो जाए और आपकी नींद खराब ना हो हैवी खाने की वजह से। दैट्स द रीज़न। तो रात में क्योंकि आपको आगे क्या करना है, सोना है, तो मूव आप नहीं कर रहे हो तो उधर थोड़ी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सो दैट्स द ओनली थिंग। इसलिए डिनर थोड़ा सा हम कहते हैं लाइट करो ब्रेकफास्ट से। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि मैं हैवी डिनर कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है, तकरीबन सपोज़ 10 बजे के आसपास, मैं 12:30 बजे के आसपास सोने के लिए जाता हूँ, मुझे 1 बजे नींद आ गई। अब मैंने अच्छा खासा खाना खा रखा था, लाइक प्रॉपर, लाइक जैसे खाते हैं लैविश तरीके से, और मैंने सुबह उठा और मैंने सुबह का पहला मील खाया तकरीबन 11:30-12 के आसपास। तो क्या वो चल जाएगा या तब भी वो लैविश डिनर मेरे को हार्म करेगा? नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सपोज आपने पूरा दिन भर में कुछ नहीं खाया और आपने डायरेक्ट डिनर लिया, आपका डिनर 1200 या 1500 कैलोरी है सपोज, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट 2000 है, आप अभी भी बेटर स्टेट में ही हो। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली पूरे दिन की कैलोरीज मैटर करती है, तो आपने तो अंडर ईट ही किया है, ठीक है, तो वो चल गया। अब ये
कब हार्म करता है? जब आपने दिन भर में भी बहुत कुछ खाया है और रात में ये ज़्यादा खाया हुआ, तब हार्म करता है, क्योंकि कैलोरी एक्सेस, द पॉइंट इज इट्स द कैलोरी एक्सेस इज विच इज़ मोर हार्मिंग देन अ लेट डिनर। ठीक है, डाइट को तो हम देयर इज़ नो एंड टू हाउ मच बेटर यू कैन डू, ओके। लेकिन मैं ये कहती हूँ इतना डॉगमेटिक अप्रोच नहीं, हमें अपनी सिनारियो के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ चलना चाहिए। आज जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं वो तो रात में ही काम करते हैं, राइट? तो वो रात में नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, राइट? तो हमें देखना होता है किसका क्या काम है, उस हिसाब से ऑल दैट मैटर्स इज क्या आपके दिन भर की कैलोरी मेंटेनेंस से थोड़ी कम रखो, आप हेल्दी रहोगे। मितुषी, आपने बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है, कैलोरीज 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 कैलोरीज। तो आप प्लीज़ व्यूवर्स को बताइए कि वो कैसे मेजर करें कि उनको दिन भर में कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? ठीक है, इसके ना बहुत सिंपल से तरीके हैं। देखो, ये तो हमारा काम है, हम तो ये करते हैं, लेकिन एज अ लेमैन बहुत सारे कैलोरी कैलकुलेटर्स हैं अवेलेबल ऑनलाइन, फ्री में। आप अपना वेट, हाइट वगैरह डाल दें, आपकी एक्टिविटी लेवल वगैरह सब होता है, वो देके आपको पता चल जाएगा कि मेरी दिन भर की कैलोरी की रिक्वायरमेंट ये है। अब ये हो गया फॉर्मूला बेस। अब ये तो एवरेजेस पे चलता है। इसके बाद में अगर आप दिन भर बेड पे ही बैठे रहे, हाँ, कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कैलोरी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ऊपर नीचे है आपकी, और ये दूसरे दिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो उस दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए समझने के लिए, आप एक वीक के लिए अपना रोज़ का खाना लिखो, रोज़ अपना वेट लो, रोज़ लो। आप फिर देखो कि वीक के स्टार्ट और एंड में हम कहाँ आए। अगर आपका वज़न 65 पे शुरू में है, 65 के एंड में, मतलब आप मेंटेनेंस में खा रहे हो। अगर 66 हो गया, मतलब आपका कैलोरी ज़्यादा हो रहा है, अब आप थोड़ा कम करो या अपना मूवमेंट बढ़ाओ। अगर वज़न कम हो गया, मतलब आप डेफिसिट में हो। दैट्स द ईजीएस्ट वे टू ट्रैक। तो ये ना, ट्रैक भी आपको एवरेज आउट करना पड़ता है पूरा वीक देख के, एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि रोज का मूवमेंट भी अलग अलग होता है ना जी। आपने काफ़ी सिंपल तरीके से हमारे व्यूवर्स को बताया कि किस तरीके से वो अपनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। अगर अब मैं एक और टॉपिक के बारे में बात करता हूँ जो आई थिंक जितने भी फीमेल व्यूवर्स हैं वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, PCOS के बारे में बात करूँगा। तो उसमें कहा जाता है कि फ्रूट्स PCOS में नहीं खाने चाहिए क्योंकि उसमें शुगर, नेचुरल शुगर होती है। तो ये कितना सच है? ये मिथ है या इज़ इट ट्रू? नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल PCOS जिस लेडी को है वो आराम से फ्रूट्स खा सकती हैं। सी, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। फ्रूट बुरा नहीं है, 100% खाना चाहिए, बिकॉज फ्रूट हैज़ नेचुरल शुगर, द वे यू सेड। नेचुरल शुगर इज़ नॉट द सेम एज एडेड शुगर। तो दोनों में डिफरेंस पहले तो यहाँ होता है। नेचुरल शुगर फ्रूट के साथ हमें ये न्यूट्रिएंट डेंस होता है, न्यूट्रिशन भरपूर होता है, विटामिन सी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो ये सब हमको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं ये। तो इसलिए फ्रूट्स बुरे नहीं हैं। फ्रूट्स कब बुरे हो जाते हैं? जब पोर्शन से बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आप एक्सेस फ्रूट्स खा रहे हो, आप फ्रूट्स हेल्दी समझ के सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो, देन इट बिकम्स बैड। सो इट्स द पोर्शन विच मेक्स एनीथिंग बैड और गुड, right? So fruits are healthy, absolutely you can eat. Avoid juices because that's concentrated sugar. Dried fruits and fresh fruits are not the same because dried fruit होने पे concentrated sugar हो जाता है। मितुषी, लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए वज़न कम करना जो है काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगता है, तो क्या ये सही है या ये एक मिथ है? नहीं, देखिए, वज़न लूज़ करना इम्पॉसिबल क्यों होता है, उसका कारण अलग होता है। ये सोचना कि उनका मेटाबॉलिज्म गिर जाता है इज़ रॉन्ग। तो देखिए, जैसे मैंने उस वक्त आपको बताया था BMR में, अगर आप दिन भर लेटे रहोगे तो वो अलग होगा। BMR नहीं चेंज हो रहा है, आप दिन भर की एक्टिविटी से एड ऑन, और यार जो हम डेफिसिट होता है एक्टिविटी का,
वो डिफरेंसेस हम लाते हैं। तो डेस्क पे जब बैठे हैं तो डायरेक्टली आपका BMR नहीं कम होता है, लेकिन जैसे आप मूव नहीं कर रहे हो तो उधर आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। तो अगर सपोज आप पहले तो एक एथलीट थे, फिर सडनली आप डेस्क जॉब मिल गई, तो आपका जो BMR है वो तो वैसा का वैसा है अभी। अब आपका आ गया डेस्क जॉब, पहले आप 2 घंटा खेलते तो वो जो 2 घंटे की जो एक्टिविटी वाला जो गया है जिसमें एनर्जी लगती थी वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो आपको वो हटाना पड़ेगा, तो वहाँ डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप वज़न नहीं गेन करो डेस्क जॉब में। अब लॉन्ग टर्म में इसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आप थोड़े दिन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ सेडेंटरी रहती है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो देन यू स्टार्ट लूजिंग मसल। ओके, विदाउट एक्सरसाइज यू स्टार्ट लूजिंग मसल। अब मसल इज द ओनली मेटाबॉलिक टिश्यू इन योर बॉडी। द मोर मसल यू हैव, मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म उतनी ही बढ़ सकती है जितनी मसल होगी। तो ये आपके हाथ में। तो जो मसल लूज करते हैं तो उससे आपकी मेटाबॉलिज्म भी कम होने लगती है, तब BMR गिरने लगता है। इसलिए ये चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इट्स नॉट द डेस्क जॉब विच इज़ बैड। डेस्क जॉब है, आप हर आधा घंटे में उठ के थोड़ा मूव अराउंड कर लो, ये सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा मूवमेंट आ गया। what matters here is कि आप आगे एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मसल गिर रही है नहीं गिर रही, सो दैट इज़ द इशू। तो अगर डेस्क जॉब के साथ में आपको वज़न कम करना है तो आपको ये सब चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि आज 2 महीना तक तो मेरा सपोज़ BMR इतना चल रहा है, मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट इतनी है, हो सकता है 5 महीने बाद वो सेम ना हो, तो इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए जी। मितोषी, लोग कहते हैं कि अगर वो जिम नहीं जा सकते तो वो फिट नहीं हो सकते, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक्सरसाइज ही फिट बनाती है। वजन तो कम आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिट का मतलब होता है वेयर एक्चुअली यू आर डूइंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट। तो जिम जाना ज़रूरी नहीं है, आप घर में रह के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। सो इट्स जस्ट दैट जिम में इक्विपमेंट्स होते हैं विच मेक्स एक्सरसाइजिंग ईजियर। घर में आप रेजिस्टेंस बैंड ले आओ, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से शुरू करो। इट्स जस्ट दैट वेट्स और रेजिस्टेंस बैंड्स एक्सरसाइज को ईजी और डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। तो फिटनेस के लिए, फिट होने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक चीज़ होती है, उस पर ध्यान देना पड़ता है कि आज आप यहाँ इस लेवल पे कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ी देर में आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी। ये एक्सरसाइज इजी नहीं होगी, आप स्ट्रांग हो चुके हो तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, फिर आपको इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये करना पड़ता है फिट रहने के लिए। आजकल काफ़ी बहुत सारे क्विक फिक्सेस हैं, जैसे कि डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं जिनसे वेट लॉस जल्दी हो जाता है, तो कितना सही है ये क्लेम? ये बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी बैलेंस डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। देखो, जब आपको ये चीज़ समझनी है, मोस्टली लोग क्यों करते हैं डिटॉक्स वगैरह, या तो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ कर ली दिवाली के टाइम पे, उसके बाद में बड़ा ट्रेंड आता है डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स, तो हम उस पर बात करेंगे। फिर दूसरी चीज़, लोग करते क्यों है डिटॉक्स? प्राइमरी रीज़न होता है वज़न कम करना सबका। तो वज़न कम करने के लिए हमने इतनी देर से क्या समझ रहे हैं? कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट इज़ द किंग, कैलोरी इज़ द किंग। Which diet you do, which detox you do does not matter. Most detox are actually highly unbalanced. उनमें आपको प्रोटीन छुड़ा देंगे कि ये एसिडिक होता है, ये करके आप सिर्फ ग्रीन टी पियो या सिर्फ लिक्विड डाइट लो या सिर्फ फ्रूट्स खाओ, तो ये बहुत इम्बैलेंस है। इससे मसल ज़्यादा लॉस होता है, मसल लॉस ज़्यादा होता है। कुछ लोग डिटॉक्स में सॉल्ट फ्री डाइट कर देते हैं। सॉल्ट फ्री तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी सॉल्ट चाहिए होता है। अब ये मसल सिर्फ स्केलेटल मसल नहीं, हम ऑर्गन्स की भी बात कर रहे हैं, वो मसल्स ही होती हैं, लिवर, ये सब के लिए सॉल्ट चाहिए होता है। सो गोइंग सॉल्ट फ्री इज़ अ बैड आइडिया। तो आई डू नॉट एग्री टू और वुड नॉट रेकमेंड कि आप कोई सॉल्ट फ्री डाइट करो या डिटॉक्स डाइट्स करो। डिटॉक्स, सबसे पहले तो एक चीज़ क्विकली आई जस्ट एक्सप्लेन, आपका लिवर और किडनी आपका डिटॉक्स ऑलरेडी कर रहा होता है,
उनका काम ही होता है डिटॉक्स करना, कि जो आपने एक्सेस खाया उसको क्लीन करना, यही तो काम होता है। किडनी से क्या होता है, वेस्ट ही तो निकल रहा होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन तो यहाँ हो रहा है। तो फिर डिटॉक्स डाइट को भी एक्चुअली वही डिटॉक्स करता है। करेक्ट। और इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है, वो ये था कि बहुत सारे लोग जो हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, कई लोग कीटो पे जा रहे हैं, बहुत सारे फैट डाइट्स भी आ चुके हैं। तो क्या कितनी एफिशिएंट हैं ये वेट लॉस के लिए, और क्या ये करने भी चाहिए? आप प्लीज़ वो बताइए। पहली चीज़ जो मैं कहूँगी, कोई सी भी डाइट हो, सब डाइट्स में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो ये है, वो इंसान को डिसिप्लिन में ले आती है, कि ये तो बता देती है कि ये खाना है ये नहीं खाना है, तो एक फॉर्म का डिसिप्लिन आया। दूसरा, कोई भी डाइट में जंक खाना नहीं होता है, तो जंक खाने से दूर कर देती हैं। तो जो बेनिफिट्स पहले तो मिलते हैं ना, वो इन दो चीज़ों से मिलते हैं। अब आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक तरह का, आई वुड से इट्स अ वे ऑफ ईटिंग। सम पीपल लाइक, बहुत लोग अपने रूटीन की वजह से उनको लगता है कि मैं दिन में 1-2 बार खाता हूँ तो मेरे को कन्वीनियंट रहता है, इट्स मोर कन्वीनियंस एक। तो काफ़ी लोग जब ये करते हैं तो ठीक है, एटलीस्ट वो खाना तरीके का खा रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख रहे हैं, जब तक वो कर रहे हैं तब तक वो ठीक है। कीटो, काफ़ी केसेस में कीटो हेल्प करता है, जैसे जिनको माइग्रेन होता है और कुछ ऐसी कंडीशंस होती है उनमें। उनके अलावा नॉर्मल इंसान के लिए ये दोनों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वज़न तो कम करना है तो प्रोटीन पे ध्यान दो, अपना कैलोरी डेफिसिट करो, आप सब कुछ खा के वज़न कम कर सकते हो। तो आपको ये ऐसे एक्सट्रीम्स में क्यों जाना है? कीटो डाइट सर्टेनली बैलेंस नहीं है, हाई फैट पे काम करती है। इंटरमिटेंट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के डाउनसाइड्स भी होते हैं, क्योंकि आप एक विंडो के अंदर खाते हो, तो जो बाकी की टाइम पे जब आप नहीं खाते हो तो आप थोड़ा तो मसल लूज करते हो। ओके, इट कुड बी नेग्लिजिबल बट करते हो, तो मसल बिल्ड करना उस पीरियड में डिफ़िकल्ट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे। उसमें जिसको हम कहते हैं ना मसल प्रोटीन सिंथेसिस पॉजिटिव में होना चाहिए, वो नहीं रह पाता है, क्योंकि आप एक विंडो में कितना खा लोगे, कितना प्रोटीन खा लोगे, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं खा पाते हो। तो उन चीज़ों के चलते ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए काम करे, लेकिन जिनके लिए काम करता है वो सबको देखना होता है कि मेरे लिए काम करता है, मेरे लिए नहीं करता है, एज लॉन्ग एज यू टेक केयर ऑफ योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मितु जी, आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं, स्पेशली विद्या बालन की बात करें या करण जौहर की बात करें, तो इन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में बात की है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले तो लेमन लैंग्वेज में समझाएं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है और क्या ये हर एक के लिए बेनिफिशियल है फॉर वेट लॉस। इस पे तो मैं बहुत मजाक भी बनाती हूँ। मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ आती है, कौन इंसान जाके पूछता है कि मुझे इन्फ्लेमेटरी डाइट दो। आप कभी जाओगे बोलोगे मुझे इन्फ्लेमेटरी डाइट दो, तो सारी डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी तो होना ही चाहिए, बेसिक है ये तो ये सिर्फ नए वर्ड्स लाके मार्केटिंग का तरीका होता है। अगर मैं एक बैलेंस डाइट की बात करती हूँ तो हर बैलेंस डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी होनी ही चाहिए। आपको ज्ञान नहीं है आप क्या खा रहे हो, दैट कुड बी प्रो इन्फ्लेमेटरी, उसके रीजंस होते हैं क्योंकि आप जंक खाना खा रहे हो, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर आप क्लीन खाने लग गए, अपने मैक्रोज का ध्यान रखते हो, योर डाइट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब उसमें केसेस में क्या होता है, हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं विच आर एक्चुअली विच रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, विच इज़ ओमेगा 3। ओमेगा 3 इज़ वन न्यूट्रिएंट विच इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। हमारी डाइट में ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा आ जाता है क्योंकि हम बाहर खाना खाते हैं, अच्छा तेल घी नहीं होता है, तो वहाँ से ओमेगा 6 ईजीली आ जाता है विच इज़ प्रो इन्फ्लेमेटरी। ओमेगा 3 इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी डाइट में मॉडरेट अमाउंट्स में ओमेगा 3 आ जाए। होता फैट ही है तो इसको भी लोग ओवरडू कर देते हैं, तो है ना, कुछ भी बोलो ना तो उससे पहले डर लगता है कि लोग इसको फिर अब हर कोई फ्लैक्स सीड खाएगा, चिया सीड सारा दिन खाता रहेगा, इट्स फैट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड it's high on calories also, so you need to balance it.
कि आपके chia seeds, flax seeds, these are high on omega-3, but fish oil capsule is something which I recommend to people because EPA, DHA you get from fish sources, fatty fish. तो ओमेगा 3 जहाँ पे आप ले आते हो, जहाँ पे ओमेगा 3 डाइट में आ जाता है, उसको आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कह सकते हो जाता है। और आके वेजिटेबल, फ्रूट्स, दूध, दही सब एंटी इन्फ्लेमेटरी है अगर सब मॉडरेट अमाउंट में है तो। जी, जी। कुछ भी एक्सेस होगा तो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है या कहते हैं। मितुषी, अगर वेट लॉस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म, एक वर्ड है हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि मोटापा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो 3-4 ऐसी क्विक खाने की चीज़ें या जो जल्दी से बन भी जाएं और आप बता भी सकें व्यूवर्स को, जो वेट लॉस में काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट करें, तो वो क्या होंगे? पहली चीज़, कुछ भी खाना आप खाएंगे कैलोरी का तो ध्यान रखना पड़ेगा। बिना उसके कोई सी भी कुछ भी खा लो आप, वो काम नहीं करेगा। तो कैलोरी अगर आप देखते हुए करते हैं तो आपका नॉर्मल घर का खाना भी वेट लॉस करा सकता है। ध्यान दीजिए कि आपके हर खाने में प्रोटीन ज़रूर हो, थोड़ा तो प्रोटीन हो। अब प्रोटीन से में हमारा मतलब क्या होता है, आप अगर प्लांट सोर्सेज में देखेंगे तो हमारे सारे बीन्स, लेंटिल्स, दाल्स, पल्सेस, ये सब प्रोटीन्स में आ जाते हैं। इंडिया में क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन इज़ वेजिटेरियन, तो इसलिए हम इनको प्रोटीन ही कंसिडर करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे तो इसको भी कार्बोहाइड्रेट्स ही बोलते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी हाई इन प्रोटीन। 55% प्रोटीन होता है, 45 फैट्स और कार्ब्स होता है, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। सो दैट इज़ वाई, बट फॉर अ वीगन और अ वेजिटेरियन these are plant sources of protein। फिर plant sources में soy is a complete protein, वो अच्छा होता है। तो क्या आप ये देखो, इनमें से कुछ हो हमारे हर मील में। एनिमल सोर्सेज में आ जाता है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स आर हाई इन प्रोटीन, अगेन कंप्लीट प्रोटीन, सो दीज आर गुड। थर्ड पे आ जाता है हमारे एग्स और नॉन वेज, तो ये सारे प्रोटीन्स हो जाते हैं। ये देखिए कि आप हमारे दिन में आप 3 मील खाते हो या 5 मील खाते हो, उनमें इनको इक्वली स्प्रेड आउट कर लो। इनसे क्या क्या प्रिपरेशन बनती है होती हैं, जैसे हम स्प्राउट्स खा सकते हैं, ठीक है, बॉइल्ड राजमा, चिकपी की सैलेड बना के आप खा सकते हो, दही खा सकते हो जैसे वेजिटेबल स्टिक्स के साथ, जैसे मैंने बोला आपको, या चीला बना के खा सकते हो। नहीं तो दाल, रोटी, सब्ज़ी, ये बेसिक है, हर घर में होता है, आप ये भी खाइए। साउथ इंडियंस का कर्ड राइस बहुत अच्छा हो जाता है, इडली सांभर ज़रूर हो ताकि प्रोटीन मिल जाए। तो दीज आर बेसिक फूड्स दैट यू कैन हैव। मितुषी, अगर हम अपने इंडियन खाने की बात करें तो शायद हमारा इंडियन खाना कार्ब्स हैवी ज़्यादा है, पराठे, पूड़ियाँ, रोटी, तो या अगर हम अपने स्नैक्स की बात भी करें तो समोसा, तो क्या ये ओके है? बिकॉज़ हम सदियों से खाते आ रहे हैं, एंड हाउ डू वी, बिकॉज़ ये कहना बड़ा आसान होता है कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, बट जो एक्चुअली में बहुत सारे लोग हैं जो टियर 2, टियर 3 में हैं, उनके खाने में ये चीज़ें होती हैं, पराठे, चावल, तो ये कैसे वो लोग मैनेज करें, या हम इंडियंस कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में ही रह जाएंगे, तो कैसे वो मैनेज करें? दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। और ये जो हम बड़े आराम से कह देते हैं हमें अपने नानी दादी के जैसे खाना खाना चाहिए, बिल्कुल नानी दादी के जैसे, अगर आप बाहर का जंक नहीं खाओगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ हमें डिफरेंस समझना है हमारी नानी दादी वर्सेस हमारे में। हमारी नानी दादी के टाइम पे एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स नहीं होते थे, इतनी गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, हम बहुत पैदल चलते थे, सो योर एनर्जी रिक्वायरमेंट वाज हायर। तो इसीलिए उस टाइम पे वो अगर 4 रोटी खा सकते थे तो आप नहीं खा सकते 4 रोटी। वो 4 रोटी के साथ दाल सब्ज़ी लेके खा सकते थे, वो इतना बर्न कर लेते थे। वो दिन भर हमारे जैसे जंक नहीं खाते थे, दिन भर कहते हैं ना चढ़ते नहीं रहते थे। हम तो अच्छा बोर हो रहे हैं चाय पी लो, बोर हो रहे हैं कॉफ़ी पी लो, ये तो हमें से ऐसे खोल लो, ये चलता ही रहता है। तो पहला
तो इसीलिए ये एक बेसिक डिफरेंस अगर हम समझ जाएं, बिल्कुल हम नानी दादी के साथ के हिसाब से तब खा सकते हैं जब हम उनके जितना मूव भी करें। 1 घंटे की एक्सरसाइज को उनके लेवल की एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं कह सकते हैं। वो लोग के टाइम पे तो कुएं से भी पानी हाथ से निकालना पड़ता था, खेतों में जाकर या जंगलों में जाकर लकड़ी भी काट के लानी पड़ती थी। इट वॉज ऑल मैनुअल वर्क, लेबर वर्क, राइट। तो ये सब वो ज़्यादा करते थे, इसलिए उनकी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती थी हम लोगों के बनिस्बत। तो हम नहीं कर सकते, हम इतना मूव नहीं करते, तो थोड़ा हमें कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा। इसीलिए के चलते अगर आप देखोगे इंडियन पॉपुलेशन में डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो रही है, पॉट बेली हो रही है। दीज आर ऑल सिंपल साइंस कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, हम लोग प्रोटीन पे नहीं ध्यान देते हैं। लाइक यू वेरी नाइसली सेड, समोसा कचौरी वंस इन अ वाइल दे आर फाइन, यू कांट हैव देम एवरी डे, क्योंकि ये है कार्ब लोडेड। तो बार बार जो मैं बार बार कह रही हूँ वो ये है, कैलोरी पे ध्यान दो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहो। सेकंड चीज़ है प्रोटीन, वो नहीं मिल पाती है क्योंकि मसल आपकी सिर्फ प्रोटीन ही बचा सकता है, कार्बोहाइड्रेट तो सिर्फ फैसिलिटेट करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाल या सब्ज़ी तब तक खाते हैं जब तक रोटी ख़त्म नहीं होती। द मोमेंट रोटी ख़त्म होती है हम दाल और सब्ज़ी वहीं पे रोक देते हैं। ये हमारी मेंटालिटी है। तो मैं कहती हूँ अगर ऐसा है तो आप अपनी रोटी के इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाओ कि एक इतनी सी रोटी है उसके आप 20 टुकड़े बना लो, 20 बाइट में आपकी दाल भी ख़त्म हो जाएगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आप धीरे खाओगे, पोर्शन कंट्रोल भी अपने आप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ तरीके हैं अपनी पोर्शंस को कंट्रोल करने के। आप ये कर लीजिए तो ये अच्छा रहेगा। जो ये कार्बोहाइड्रेट है, yes, if I have to say, yes, we should limit the amount of grains we eat, क्योंकि हम ये नहीं भूलना चाहिए जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है उनके लिए कि दाल जो है हमारी दाल लेंटिल्स वो भी 45% कार्बोहाइड्रेट ही है। तो यहाँ आपने चावल भी ज़्यादा ले लिया, उधर दाल भी ले ली, लेकिन दाल में भी 45% तो कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा प्रोटीन पे ध्यान देना चाहिए। दोषी, ये क्वेश्चन जो है आई थिंक स्पेशली जो हमारे घर की गृहिणियाँ हैं उनके लिए है कि मोस्टली हमारे घरों में वहीं खाना बनाते हैं, तो किचन में हमें किस तरह के कुकिंग ऑयल्स रखने चाहिए, कौन से कुकिंग ऑयल्स को गुड बाय बोल देना चाहिए, और हेल्दी कुकिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? घर में हम जैसे बहुत मैटर करता है कि आप कौन से फैट्स यूज़ करते हो। घर में घी बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन आप फैट्स को 3 में डिवाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँगी। वैसे फैट्स 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भी 2 तरह के होते हैं, मोनो और पॉली। तो हमें ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में खाने चाहिए फॉर अ हेल्दी बॉडी और टू बैलेंस आर लिपिड्स ऑल्सो। अभी मैं कहूँ, मेरे को अगर नंबर देना हुआ तो मैं कहूँगी दिन के 4 से 5 चम्मच होने चाहिए इन तीनों के। अब उसमें हो जाता है सैचुरेटेड फैट्स में सारे एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल फैट जितना भी होगा तो वो सारा सैचुरेटेड में आ जाएगा। जैसे येलो ऑफ द एग, हम घी निकालते हैं दूध से, दूध में जो फैट होएगा वो ये सब सैचुरेटेड फैट्स हो जाएंगे। बटर ये, और जो फैट चिकन वगैरह के नीचे होता है, अंदर होता है, वो सब सैचुरेटेड होता है। तो ये सब सैचुरेटेड होता है, और प्लांट में कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड होता है। ठीक है। फिर मोनो हमें नट्स और सीड से मिल जाता है। मोनो सारे फैट्स और ऑयल्स, सारे ऑयल्स में थोड़ा थोड़ा होता ही है, नहीं तो ऑलिव ऑयल इज़ गुड इन दिस। थर्ड इज़ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, इसमें होते हैं हमारे ओमेगा 3 और 6 की जो मैं बात कर रही थी। तो इसमें से गुड ऑयल्स जो हैं, सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। अच्छा। इसका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रेशियो 1:2 होता है। कोई ऑयल इसको बीट नहीं कर पाता है। सरसों का तेल तो सबसे अच्छा होता है। फिर उसके अलावा हमारे इंडिया में जो ऑयल्स आते हैं वो हैं, सेसमी सीड ऑयल अच्छा होता है, पीनट ऑयल आप ले सकते हो। बाकी और जो ऑयल्स हैं, राइस ब्रान या सनफ्लावर ऑयल, ये हम अवॉइड करने चाहिए। जो रिफाइंड तेल जिसको बोलते हैं। देखिए, फिल्ट्रेशन पे इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें लेना ही दिन के 2 से 3 चम्मच फैट है। हाँ, अगर आपकी कैलोरी पूरी दिन भर की ठीक है ना, तो आप ओवरऑल भी और लोगों से हेल्दी ही रहोगे। ठीक है। इतना ज़्यादा
फिल्ट्रेशन पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है एज लॉन्ग एज यू टेकिंग केयर ऑफ दीज फैट्स। अगर हाँ इजीली मिल जाए कच्ची खाने का, क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ को हेल्दी बोलते हो तो उसके प्राइस टैग जल्दी बढ़ जाता है राइट। तो या फिर ऑर्गेनिक बोलते हो तो यस, तो ऑर्गेनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इजीली कच्ची खाने का मिले तो ऑफ कोर्स दैट इज़ बेटर, बट अगर कोई आप रिफाइंड भी ले लोगे ये वाले ऑयल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ओवरऑल आपको वैसे भी कम रखनी है जी जाता है। हमारे ओवरऑल वेट लॉस के लिए पानी की क्या भूमिका है हाइड्रेशन की न्यूट्रिशन में और वेट लॉस में, वो आप प्लीज़ बताइए। पानी हर केमिकल प्रोसेस में चाहिए बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में से फैट आप हटाओ तो बाकी का पूरा पानी है, मसल में पानी, सब जगह पानी है, ठीक है। तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी पीने की स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आपको अपने यूरिन कलर से देखना चाहिए कि आपका यूरिन पेल येलो कलर हो कि आप अच्छे हाइड्रेशन है। मैं ये कहूँगी अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हो या फाइबर ज़्यादा खाते हो या चीनी ज़्यादा खाते हो, नमक ज़्यादा हो गया खाने में, पानी खूब पियो। क्यों? क्योंकि पानी से ही आपकी डिटॉक्स होता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं पानी के थ्रू ही उसको किडनी निकाल देती है। अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अगर आपका यूरिन रहा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा चीनी नमक उसमें ज़्यादा है, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर किडनीज राइट। तो इसलिए पानी जब पीते रहते हैं ना तो वो डाइल्यूटेड रहता है और ये अच्छे से फ्लश आउट हो जाता है। तो पानी पीना चाहिए हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी, दैट्स द बेस्ट नेचुरल वे। स्किन भी अच्छी रहेगी, हाइड्रेटेड आप रहोगे। वेट लॉस का फ़र्क उस पर इस तरीके से पड़ता है क्योंकि जहाँ आपको डिहाइड्रेशन होता है ना तो वहाँ पे भी शुगर क्रेविंग आ जाती है, आपको लगता है भूख लग रही है। लेकिन अगर आप दिन भर पानी पीते रहते हो ना तो आधे टाइम पे आपको लगेगा नहीं भूख नहीं है, ये आई वॉज डिहाइड्रेटेड। तो पानी दिन भर पीते रहना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि सुबह उठ के एक जग भर के पानी पियो, वो जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी निकल भी जाएगा। दिन भर पानी पीना है, आपको स्प्रेड आउट करना है। टुवर्ड्स द इवनिंग कम पी लो बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट अप इन द नाइट, वो नहीं करना। तो आप 5-6 बजे तक ज़्यादा पानी पियो, उसके बाद थोड़ा कम करो, बस ऐसा है। फैट खाना मतलब मोटापा बढ़ना। क्या हेल्दी फैट्स और जंक फैट्स में फ़र्क होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा तो डिफरेंस ही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में हो जाता है। हमारे घर के तेल वगैरह अच्छे होते हैं तो फैट से मोटापा नहीं बढ़ता है, लेकिन इसमें कैच है, अगर आपका कैलोरी एक्सेस है, कैलोरी मेंटेनेंस है तो कोई सा भी फैट खाओगे वजन नहीं बढ़ेगा। कैलोरी एक्सेस जो होता है वो यूजुअली एक्सेस फैट का ही स्टोर होता है, क्योंकि केमिकली बॉडी फैट और डाइटरी फैट का केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है। तो वो इट्स ईजियर फॉर द बॉडी टू स्टोर डाइटरी फैट टू बॉडी फैट वर्सेस कार्ब्स और प्रोटीन को पूरा काम करके उसको बॉडी फैट में बना के स्टोर करना। तो फॉर द बॉडी डाइटरी फैट इज ईजियर टू स्टोर, बट कैलोरी मेंटेनेंस हो, डेफिसिट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फैट खाना भी चाहिए, हेल्दी हमारे अच्छे हार्मोन फंक्शन के लिए हेल्दी फैट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, लोग कहते हैं कि जब तक वो सैलड्स नहीं खाएंगे उनका वेट लॉस नहीं होगा, तो सिर्फ सैलड्स खाने से वेट लॉस होगा। क्या ये सस्टेनेबल तरीका है आपके हिसाब से? सैलड कैन बी अ वेरी गुड टूल टू लूज वेट, बट यू कैन नॉट जस्ट ईट सैलड टू लूज वेट। हाँ, कैलोरी कम होती है उनमें, तो आप उसको खा के कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हो। लेकिन अगर दिन भर सिर्फ सैलेड खाओगे तो उतनी जल्दी भूख भी लगेगी, क्योंकि है तो कार्बोहाइड्रेट, तो इतना लंबा नहीं फिल करके रखेगा। दूसरा, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल लॉस होगा, तो दैट वे इट इज़ नॉट गुड, बट इट कैन बी अ वेरी गुड टूल टू लूज वेट। क्या? क्यों? क्योंकि ये लो कैलोरी होता है, वॉल्यूम देता है खाने में। तो खाने से पहले अगर हम सैलेड खाते हैं ना, हमारा पेट अगर आधा सैलेड से भर जाए, उसके बाद आप जो कैलोरी डेंस खाना है वो कम खाते हो। तो इट कैन बी अ वेरी गुड टूल टू लूज वेट, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली ओनली डिपेंड ऑन इट। योर डाइट हैज़ टू हैव दैट बैलेंस। ओके, ये काफ़ी जगहों पे सुनने को देखने को मिलता है कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए,
या खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कहीं पे होता है कि खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को बताएं कि खाने और पानी के बीच में क्या कोई गैप रखना चाहिए, या ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं क्या इनमें कोई सच्चाई है, प्लीज़ हमें आप बताइए। दैट्स अ एब्सोल्यूट मिथ। इन फैक्ट पानी पीने से आपका खाना का कंट्रोल रहता है। मैं तो ये कहूँगी खाने के पहले भी पानी पियो, थोड़ा कम खाओगे, इट कैन बी अ वेरी गुड टूल। खाने के साथ पानी पियो, नहीं तो क्या आप दाल सूखी चबाते हो क्या? दाल में भी तो पानी होता है। हाँ, तो किसी भी ग्रेवी वाली चीज़ में पानी होता है, राइट? तो पानी से खाना कचरा नहीं बन जाता है। इट्स अ मिथ कि हमारा जो एसिड है वो कम हो जाता है। ऑल दैट इज़ अ मिथ। इनफैक्ट पानी पीने से खाना अच्छे से मोबिलाइज होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है। फाइबर, पानी लेने से फाइबर भी फूलता है, जगह लेता है। फाइबर के लिए भी पानी चाहिए। अगर पानी की कमी होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो खाने के साथ में पहले बाद में सारा टाइम पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक पियो। ओके। लो कैलोरी खाना मतलब हेल्दी खाना, तो क्या कैलोरीज ही सब कुछ है? कैलोरीज कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। कैलोरीज बहुत कुछ है, यस, कैलोरीज किंग है। आपको कैलोरी तो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन लो कैलोरी मेरी ही उस गलती पे आते हैं। तो लो कैलोरी के नाम पे तो चिप्स भी मिलते हैं, लो कैलोरी के बिस्किट्स भी मिलते हैं, बट क्या वो न्यूट्रिशन होता है उनमें? नहीं होता है। तो वो लो कैलोरी बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके जगह एक आम, जिससे लोग डरते हैं, वो कैलोरी में ज़्यादा होता है, लेकिन वो आम में इतना न्यूट्रिशन भी होता है, तो वो आम बेटर है। आपको दिन भर का कैलोरी देखना होता है, एक एक खाने का नहीं। तो यस, कैलोरी के लिए अवेयर रहना चाहिए कि कैलोरीज काउंट होती हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर लो कैलोरी चीज़ अच्छी नहीं होती है। जंक फूड को तो बेचा ही लो कैलोरी कह के जाता है, विच इज़ रॉन्ग। फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले जो लोग हैं उनको कभी मोटापा नहीं होता, तो क्या ये सही है या ये एक मिथ है? बिल्कुल मिथ है। अगर फास्ट मेटाबॉलिज्म है तो ठीक है, हाँ, वो ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन अगर वो भी कैलोरी एक्सेस करेंगे तो उनका भी वज़न बढ़ेगा। बस ये होता है जनरली। फास्ट मेटाबॉलिज्म किसका होगा? जिनकी मसल ज़्यादा होगी। मसल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो जिनकी ज़्यादा मसल होगी वो ज़्यादा खा सकते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, लेकिन वो भी वज़न गेन इजीली कर लेंगे अगर कैलोरी एक्सेस में होंगे तो। अभी आपने बीच में बेली फैट की बात करी थी, तो भारतीय पुरुषों को सबसे ज़्यादा जो है तोंद निकलती है, तो उसको हम कैसे सिर्फ खान पीन से ठीक कर सकते हैं? आप प्लीज़ वो बताइए। खाने पीने से बिल्कुल कर सकते हो, कैलोरी डेफिसिट करके। वही है, कैलोरी आप पहले तो अपना पता करिए कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर उसके अंदर खाना खाइए। आजकल गूगल पे डेटा इतना अवेलेबल है, आपको हर खाने का कैलोरी मिल जाएगा। फिर आप अपना मॉनिटर करिए वज़न से, उसको ऐसे क्रॉस चेक करिए कि हम डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी है, तो जो मैं बोलना चाहूँगी कि एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि एक्सरसाइज स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम करते हैं ना तो हम अपनी मसल बचा लेते हैं। जब हम वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस में फ़ैट, मसल, पानी तीनों लूज़ करते हैं। सिर्फ अकेला फ़ैट नहीं जाता है या सिर्फ अकेला मसल या पानी नहीं जाता है, तीनों लूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप करते हो तो मसल बच जाती है। जो लॉस होता है वो होता है फ़ैट और थोड़ा पानी, और थोड़ी लाइफ इम्प्रूव करते हो तो सिर्फ फ़ैट लॉस हो जाता है और एक्सेलरेट भी होता है। तो पॉट बेली तो ठीक है, कम है। पॉट बेली के साथ आप मसल तो मत लूज़ करिए, क्योंकि मसल लूज़ करने का मतलब है, लोगों को नहीं समझ आता है कि मसल लूज़ करने का क्या मतलब है। मसल लूज़ करने का मतलब है आपको ये जो घुटने में दर्द, कंधे में, पीठ में ये दर्द होता है, ये क्यों होते हैं? मसल वीकनेस, मतलब वहाँ से मसल जा रही है जो कि आपने ध्यान नहीं दिया वेट लॉस करने के चक्कर में, तो मसल गिर गई, इसलिए दर्द होते हैं। क्योंकि ये मसल ही है जो हमारी बोन्स को मूव करती है और जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है,
तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, इनको कौन कौन से खाने अवॉइड्स करने चाहिए? क्या इनको कुछ खान पान में अपना प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको बढ़ानी चाहिए अपनी डाइट में, तो वो क्या होंगी? दोनों केस में बीपी हो या डायबिटीज़ हो, प्रोटीन जिन जिन चीज़ों पे पहले तो उनको ऊपर कर लीजिए, क्योंकि उससे शुगर इतना स्पाइक नहीं होता है, ठीक है। अभी जो डायबिटिक्स हैं उनको अपना कार्बोहाइड्रेट्स का डिपेंड करता है, आप दवाई पे हैं, इंसुलिन लेते हैं, किस लेवल पे है उस हिसाब से आपको मॉडरेट करके करना चाहिए। काफ़ी लोग जीएसएम भी पहनते हैं, तो उससे आप देखिए किस लेवल पे हैं, कितना आप शुगर स्पाइक टॉलरेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो उस हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट्स को मॉडरेट रखें, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, मिलेट्स हो गए, मिलेट्स, ग्रेन्स, रोटी चावल भी खा सकते हैं, स्टार्च के साथ में, पानी उसका निकाल के नहीं खाना है, वो वाला राइस खाना है। तो इनसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, उससे शुगर धीरे धीरे स्पाइक होती है, ठीक है। तो ये इन पे ज़्यादा फोकस करना है, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, फ्रूट्स की लिमिट करनी होती है, बंद नहीं करना है, लिमिट करनी होती है, क्योंकि फ्रूट्स होते हैं फ्रुक्टोज शुगर, फ्रुक्टोज शुगर बॉडी इजीली नहीं समझ पाती, तो बॉडी हैज़ टू गो थ्रू अ केमिकल प्रोसेस टू कन्वर्ट दैट टू ग्लूकोज, और फाइबर होता है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा शुगर स्पाइक जल्दी नहीं होती अनलेस आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा रहे हो या जूसेस पी रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था। बीपी वालों को थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं, डायबिटिक और बीपी वाले। कहते हैं ना, जो नमक से डरने जो लोग लग जाते हैं बीपी में, नमक से नहीं डरिए, नॉर्मल रोज़ के खाने के नमक से नहीं डरिए। आपको जो देखना है वो ये है कि आप ये जो जंक और ये साथ में जो नमकीन मठरी खा रहे हो, इनमें नमक ज़्यादा होता है, या के ऊपर जो एक्स्ट्रा आप स्प्रिंकल करते हो, वो तो फिर भी चल जाता है, वो तो फिर भी थोड़ा चल जाता है, क्योंकि वो थोड़ा डालते हो, आप उसको खारा नहीं बनाते, राइट। लेकिन जो जंक, जो बाहर का जो पैकेज खाना होता है, उनमें आप किसी का भी लेबल पढ़ोगे ना, सोडियम इज़ वेरी हाई, तो वो है जो आपको लिमिट करना चाहिए। ये हो जाता है। घर का बना अचार, आप अचार को सब्जी के जैसे खाओगे तो वो नुकसान करेगा, अचार को अचार की तरीके से खाओगे तो वो फ़ायदा करेगा। पापड़ थोड़ा सा लिमिट में खाए, ये नहीं कि आप पापड़ की चूरी बना के 2-3 पापड़ की चूरी बना के खाएंगे तो नुकसान करेगा। तो हाउ मच यू ईट मैटर्स, पोर्शन मेक्स पॉइजन। करेक्ट। लोग कहते हैं कि फैट बर्नर्स और सप्लीमेंट्स के बिना जो है वेट लॉस जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो क्या बिगिनर्स को इससे बचना चाहिए या लेकिन 100% फैट बर्नर्स वगैरह अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं बताऊं, अगर मुझे एक सिंपल फैट बर्नर बताना है ना आपको, अगर किसी को लेना चाहिए तो वो है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी इज़ द बेस्ट फैट बर्नर। इस क्यों बिना उसके, बिना दूध के, बिना चीनी, हाँ, बस ब्लैक कॉफ़ी। क्यों? ब्लैक कॉफ़ी मेटाबोलाइजेस फैट, मतलब जो फैट होता है उसको सर्कुलेशन में लेके आते हैं कि आप इसको एनर्जी के लिए यूज़ कर लो। एक्सरसाइज आपको तब भी करनी है, मूव आपको तब भी करना है। फैट बर्नर्स ये करते हैं, ये मेटाबोलाइज कर देते हैं फैट को, ताकि जब आप मूव करें तो ये फैट आपका यूज़ हो। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अपना नॉर्मल खाना खा रहे हो तो वो भी बर्न होगा। तो सिर्फ फैट बर्नर्स काम नहीं करते हैं, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। थोड़े सी किसी चीज़ से ज़्यादा मेटाबोलाइज होता है तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट गेट अगेन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिन भर अगर आपको एक्टिव रहना है या आपको एकदम चुस्त दुरुस्त रहना है, अपनी एनर्जी लेवल्स को बिल्कुल मेंटेन रखना है, तो सुबह 5 बजे उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए ये स्केल सही है? नो, देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। आजकल की हम लोग इन टुडेज वर्ल्ड, हम लोग के सबके प्रोफेशनल लाइफ है, हम लोग का सबका काम का टाइम भी अलग अलग है। आज अगर आपका सुबह ऑफिस 7 बजे 8 बजे शुरू होता है तो शायद आप 5 बजे उठोगे, लेकिन किसी का ऑफिस शुरू 11-12 बजे होता है, लेट ख़त्म होता है। That person does not need to get up at 5. Yes, we say get up when sun comes out. That's the best.
यू आर बेटर, बट नॉट आपको अपने काम के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप लेट नाइट तक काम कर रहे हो, इंटरनेशनल कॉल्स वगैरह होते हैं, तो यू कांट स्लीप इन टाइम टू वेक अप इन टाइम। स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको नींद पूरी करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सब कोई परफेक्ट रूटीन रखें। परफेक्शन इन माई व्हेन आई से it is actually an illusion. परफेक्ट स्टेट में कभी कोई नहीं होता है, तो आप परफेक्ट नहीं हुए, कितना बेटर कर सकते हो कल से, उस पे काम करिए। डोंट बी टू रिजिड और टू हार्श विथ योरसेल्फ। ओके, हर हेल्दी चीज़ महंगी होती है, तो क्या सही हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मार्केटिंग का तरीका होता है कि हेल्दी चीज़ें महंगी होती है। हाँ, अगर आप खाने में खाना ही प्रोटीन बार्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये सब खाएंगे तो ये हेल्दी महंगा होता है। लेकिन हमारे फल, दूध, दही, राशन जो हमारा मिलेट्स और ग्रेन्स हैं, ये सब ज़्यादा महंगे नहीं हैं। ये आप ये खाइए, आप आराम से कर सकते हैं। जो सीजनल सब्ज़ी खाइए, नहीं आपको एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ज़रूरत है। इनफैक्ट वो होता भी नहीं है अच्छा। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, जो इजीली अवेलेबल हो वो खाना खाइए। व्हाट मैटर्स इज़ कि इनको सबको आप बैलेंस कर लीजिए। सो बैलेंस एंड पोर्शन कंट्रोल, ये दो चीज़ें हैं जो आप हमें गुरु मंत्र दे के जा रही हैं। ओके, इस पॉडकास्ट का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपका वो क्या गुड लाइफ मंत्र होगा जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे, ताकि वो एक हेल्दी प्रॉपर लाइफ को जी सकें, जिसमें न्यूट्रिशन भी अच्छे से हो, जिसमें नींद भी अच्छे से हो और वो हेल्दी हो? तो मैं ये बोलूँगी कि आप 4 या 5 चीज़ें बोलूँगी। पहली चीज़, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो हमारे किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया कि एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट होता है। बहुत जने कहते हैं कि 80% इट्स फूड, एक्सरसाइज इज़ ओनली 20%। यू नो, इफ़ आई हैव टू से, आई वुड से इट्स 50-50। वाई? एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो हमारा एक्सरसाइज खाने को ये बताता है कि आपको क्या करना है, कि आपके अगर कार्ब्स हैं तो आप है ना फैट बनने की, स्टोर होने की जगह आप है ना मसल में चले जाओ, और जो खाने में प्रोटीन है उससे आप एक काम करो, आप है ना ये जो एक्सरसाइज से मसल टीयर हो ना, इसको रिपेयर करो। तो ये खाना जो हम खाते हैं वो बेटर यूटिलाइज होता है, और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, हम और ज़्यादा खाना खा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। सेकेंड इज़ डाइट, आप बैलेंस रखिए, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स तीनों चाहिए। प्रोटीन पे स्पेशली ध्यान दीजिए, क्योंकि कार्ब्स और फैट इंडियन डाइट में इजीली आ जाता है। थर्ड चीज़ है जिसको आप इन दोनों को कंबाइन करके सोच कह सकते हैं, मूव मोर एंड ईट मोर। डोंट मूव मोर एंड ईट लेस, मूव मोर एंड ईट मोर। आपकी बॉडी को आप एक फर्नेस बनाइए, एनर्जी बर्निंग फर्नेस, कि खूब तो मूव करें ताकि एनर्जी खूब लगे, खूब खाना खाएं ताकि खूब एनर्जी बर्न हो। राइट, दैट्स व्हाट आई से। अपने विटामिन डी लेवल्स पे ध्यान दीजिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट, इट विल कीप यू अवे फ्रॉम इंजरी। लास्ट थिंग, स्लीप मच इग्नोर्ड। मैं कहूँगी बॉडी आपकी रिपेयर आपको नींद में करती है। चिल्ड्रन ग्रो इन देयर स्लीप। बच्चे नींद पूरी नहीं करते हैं, लेट नाइट सोते हैं और सुबह स्कूल भी जाने के लिए उठना पड़ता है, तो उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आता है। खाने में जो है प्रोटीन, वो भी इनकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। प्रोटीन से ही ग्रोथ अच्छी होती है, तो प्रोटीन पे ध्यान दीजिए, नींद पे ध्यान दीजिए, रिकवरी अच्छी होगी, सो यू विल बी हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली बोथ। ग्रेट, दैट्स वेरी वेल सेड मितुषी, की एक फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल वेलबींग, पूरा अपनी होलिस्टिक अप्रोच का जो है हमें गुड लाइफ मंत्रा दिया है। थैंक यू सो वेरी मच कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एंड आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स आपका पॉडकास्ट आज सुन रहे होंगे, उन्होंने बहुत सारी नॉलेज गेन करी होगी, बहुत सारे मिथ जो हैं उनके वो टूटे होंगे,
और इस पॉडकास्ट के बाद आई एम श्योर उनकी लाइफ जो है एक और स्टेप और हेल्दी बनने वाली है। आई होप सो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। अगर अभी भी आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। मैं आपको मिलूंगा एक और नए इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।